खुशहाल किसान। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं।
उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलियान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। जी हाँ, तो देखा आपने कि सरकार बिल्कुल कृत संकल्प है कि जो किसान है उसका जो हित है वो सुनिश्चित हो। और जब कोरोना संकट ने पूरे विश्व को झकझोर दिया और न जाने कितनी ही अप्रत्याशित चुनौतियों से लोगों को जूझना पड़ा, ऐसे समय में भी सरकार ने किसानों का हाथ थामे रखा और किसानों की चिंताओं को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच और भी मजबूत किया गया। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा और आज विचार विमर्श कार्यक्रम में हम इसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, खास तौर पर रबी फसलों के परिप्रेक्ष्य में। रबी फसलों का बीमा, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष श्री कृष्णवीर चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार श्री एसपी सिंह। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और डॉक्टर भूटानी, आपसे जानना चाहेंगे, बस अभी जो हमने देखा और कृषि मंत्री ने जिस तरह से बताया है कि जो कोरोना का ये समय था, इसमें हमने देखा भी कि किस तरह से कई तरह के जो काम है वो ठप पड़ गए थे, लेकिन किसानों के दावों का भुगतान भी इस वक्त भी जारी रहा। तो किस तरह से ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो किसानों के लिए लाभकारी साबित हुई है इस दौरान भी? देखिए, जब कोरोना की महामारी आई तो लोगों का घर से निकलना काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गया जी। और हमारे आगे बहुत बड़ी चुनौती थी कि फसल कटाई सामने खड़ी थी। हमको ये पता था कि अगर फसल कटाई प्रयोग नहीं होते हैं तो एक बहुत बड़ी आपदा खड़ी हो जाएगी हमारे आगे कि हम कैसे भुगतान करें, कैसे आकलन करें कि कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ है जी। तो पहला तो हमने राज्यों से बात की और इसका समय से प्रयोग हो उसके लिए हमने कोशिश की और वो सफल भी रही। और हमने ऑल्टरनेटिव एक विकल्प अपने हाथ में रखा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो टेक्नोलॉजी के आधार पर हम कैसे आकलन करके भुगतान कर सकते हैं, उसकी भी प्रक्रिया प्रोटोकॉल हमने रेडी कर लिया था, जिसकी जरूरत हमको नहीं पड़ी। बिल्कुल। एसपी सिंह जी, सरकार के इन प्रयासों को आप किस तरह से देख रहे हैं? कोरोना जिसमें कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है, इस दौरान जो सरकारी अफसरों को, सरकारी कर्मचारियों को मूव कराना, लोगों तक जाना और उन कंपनियों में जो कंपनियां वहां पे ऑलरेडी जिनको बीमा का भुगतान करना है उनको भी वहां तक जाना। किसान तो ऑलरेडी अपने खेत में काम करने को तैयार है और लगा हुआ था, उसको तो अपने भुगतान की जरूरत थी, लेकिन किसी भी तरह का झगड़ा न हो, किसी तरह का विवाद पैदा न हो। ये तब ऐसा हो सकेगा जब सब लोग एक संयुक्त तरीके से मिलकर, और ये पूरे देश, यह देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, छोटा मोटा प्रदेश नहीं है कि एक क्षेत्र दो क्षेत्र में कट दीजिए। इतनी बड़ी आबादी जिसमें 13-14 करोड़ किसानों का खेत हो और इतने लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ न कुछ होता ही रहता है इस देश में। कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं भूस्खलन होता है। तो जितनी दैवीय आपदाएं छोटे बड़े, अच्छा इस पूरे जो सिस्टम है इस बार का बीमा का,
इस फसल बीमा में पॉकेट वाइज दिया जाता है। भुगतान का भी जो और क्लेम बनाने का जो सिस्टम अपनाया है भारत सरकार ने, उसमें है कि छोटे छोटे पॉकेट में भी अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, आपदाएं आती हैं, कोई नुकसान होता है, तो उन किसानों को भी मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 24-48 घंटे से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी होता है। जी जी, बिल्कुल विस्तार से के बारे में जानेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत किस तरह के प्रावधान हैं और किसानों को भी सचेत रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए इनके नियमों को लेकर के। इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे, खासतौर पर रबी फसलों को लेकर के। लेकिन इस बीच में चाहूंगी कि एक प्रतिक्रिया में कृषिवीर चौधरी जी से भी ले लूं, क्योंकि कोरोना का जो काल है, जो संकट है, वो हम सबने तो झेला है, लेकिन जिस तरह से कृषि मंत्री ने बताया कि जो किसान हैं उन्होंने अपना काम जारी रखा है, वो पीछे नहीं हटे हैं। हालांकि जो कटाई का समय था उसमें मशीनों और उसकी आवाजाही को लेकर भी एक दिक्कतें थी। सरकार ने समय समय पर हर परेशानी को समझा है और उसका हल निकाला है। और ऐसे में जब हाथ में पैसे न होने की या किल्लत होने की जो स्थिति थी, उसके बीच में भी भुगतान किसानों तक पहुंचता रहा है, कितनी बड़ी बात यह साबित हुई है। देखिए, जिन परिस्थितियों में पहली बार दुनिया की अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन हमारे देश की परिस्थितियां दुनिया से भिन्न है, और ऐसे विषम और कठिन परिस्थितियों में कोरोना काल में फसल पकी खड़ी हुई थी, उसकी कटाई होनी थी, और सरकार ने, खास तौर से मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से हर मूवमेंट को बहुत तेजी से खुद उसमें इंटरवीन किया है, एक्ट किया है, और उसी का परिणाम ये रहा कि कोरोना में सारा देश बंद था, इंडस्ट्री बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, इंपोर्ट बंद था, सब कुछ बंद था, सड़कों पे व्हीकल नहीं थे। लेकिन उस हालात में भी एग्रीकल्चर के तमाम संसाधनों में कोई कमी नहीं आने दी, फाइनेंस की कमी नहीं आने दी, इनपुट के किसी, चाहे वो फर्टिलाइजर की जरूरत थी, एग्रोकेमिकल्स की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, तमाम संसाधनों को पूरी ताकत झोंक के मुहैया किया गया। और उसका परिणाम ये रहा कि देश खाद्यान्न के मामले में जैसे आत्मनिर्भर था, किसानों ने और कृषि क्षेत्र ने ये साबित कर दिया कि देश मजबूती से खड़ा है, और उसका मजबूती का आधार हमारी कृषि है, किसान है, सुरक्षा को और लेकर तमाम जो है वो संसाधन है, आशंकाएं जो थी उसे निर्मूल साबित किया है हमारे किसानों ने। और साथ ही जो सरकार है उनका साथ किसानों को लगातार बना रहा है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खासतौर पर जो है उससे किसान किस तरह से जुड़े, उनके लिए किस तरह से लाभकारी, इन तमाम विषयों पर बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं
तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। जी हाँ, तो विस्तार से आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और अब बात करते हैं रबी फसलों के परिप्रेक्ष्य में। तो डॉक्टर भूटानी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो रबी फसलें हैं उसके लिए बीमा कराने के लिए किसानों के पास अभी कितना वक्त बाकी है? क्या अभी भी वो इस बीमा से जुड़ सकते हैं?
जो राज्य हैं उनको पूरी छूट है कि अपने हिसाब से कहाँ बुआई कब होती है उसके हिसाब से इसकी तारीख निर्णय करें और तय करें। जी, अगर मैं एक थंब रूल के हिसाब से बताऊं तो 31 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख है ज़्यादातर राज्यों में, ज़्यादातर क्लस्टर्स में, जिलों में। जी, अभी समय है किसानों के पास बीमा कराने के लिए। बिल्कुल। और क्यों करा लेना चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप यहाँ पर? रबी की फसलों में देखा गया आमतौर पे नुकसान कम होता है जी, लेकिन फिर भी आपका जो हेल स्टॉर्म है, ओलावृष्टि वगैरह से काफ़ी नुकसान कई जिलों में, कई प्रदेशों में खड़ी फसल को, गेहूं की और अन्य फसलों में हुआ है। और एक जैसा कि पहले भी कहा गया कि क्वच है, बहुत कम पैसे लगते हैं किसान के पास, 1.5% उसको भुगतान करना है बीमित राशि का, और बीमा करवा लें, आपकी सुरक्षा रहेगी। आपको अगर नुकसान होता है तो पूरा पैसा मिलेगा। बिल्कुल। मेरा ये आग्रह है कि आप इसको बीमा को करवाएं। जी, कृष्णवीर जी, आप क्या कहेंगे कि जो रबी फसलों का बीमा है, जैसे कि भूटानी जी ने कहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपदाएं तो नहीं आते हैं, लेकिन ओलावृष्टि और इस तरह की जो है या बेमौसम बारिश ही कह ले, ये कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में इस सुरक्षा कवच को अपनाना किसानों के लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जो किसान बैंक से ऋण लेता फसल के लिए और उस फसल के ऋण को सुरक्षित रखना जरूरी है। ना हो आपदा, ये एक अच्छी बात है, और इस फसल के मौसम में आपदा कम होती हैं, ठीक कहा भूटानी जी ने। लेकिन फिर भी कई बार ओलावृष्टि देखा गया और उससे नुकसान बड़े पैमाने पर किसानों को होता भी देखा गया। तो सुरक्षा कवच है ये, सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी बात यह कि इसकी जो धनराशि है किसान को बहुत कम देनी पड़ती है, और उस कम धनराशि से खासतौर से जो ऋणी किसान हैं उनको तो निश्चित रूप में बीमा करा लेना चाहिए, जिससे वो सुरक्षित रहें और उसमें कर्जे की अगर कोई नुकसान होती है फसल में तो कर्जे का कोई बोझ किसानों पर ना पड़े। भूटानी जी से मेरा एक प्रश्न भी है कि भूटानी जी, कुछ प्रदेश में सरकारें जो फसल बीमा योजना को लागू नहीं करना चाहती, ऐसे क्या वजह क्या है और कौन कौन से प्रदेश है? ठीक, आप अगर देखेंगे प्रदेश बिहार राज्य सबसे पहले उन्होंने अपनी योजना लेके आए, इससे अलग हुए फसल बीमा से। फिर बंगाल राज्य खरीफ 19 से, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश रबी 19-20 से, और पिछले खरीफ 20 से गुजरात, आपका तेलंगाना और झारखंड इससे अलग हुए। अब राज्य जो हैं, गुजरात ने 1 साल के लिए एक ब्रेक लिया, अगले साल से आएंगे ऐसा बताया। ठीक है। आंध्र प्रदेश का ये कहना है कि हम अपनी कंपनी खोल रहे हैं, हम अगले साल से आएंगे। और तेलंगाना का ये कहना है कि हम अभी इसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कोई अपनी योजना लेके नहीं आए। जी। और बंगाल और बिहार की अपनी योजना चल रही है। वो उनकी बिहार की तो कंपनसेशन SDRF की योजना होती है, जिसमें एक नुकसान होने पे एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है, जो आपका वो है रिलीफ के तौर पे, उस तरह की योजना है। जी जी। नहीं, एक बात और है कि जो ये बीमा योजना है, क्या स्टेट गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकारी कंपनियां भी बीमा की हैं जी, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी बीमा कंपनी बनाकर इसको संचालित कर सकता है? इस तरह का कोई प्रावधान हमारे इस सिस्टम में है? कई राज्यों ने ऐसी बात भारत सरकार से उठाई कि क्या हम अपनी कंपनी खोल सकते हैं। जी। आपको पता हो कि हमने करीब 18 कंपनियों को पैनलबद्ध कर रखा है। पूरे देश में केवल 28 कंपनियां आई हैं जो जनरल इंश्योरेंस के आधार पर नोटिफाइड हैं या रजिस्टर्ड हैं IRDA के साथ। उसमें से 18 कंपनी हमारे पास हैं, उसमें 5 सरकारी कंपनियां, 5 हमारे यहाँ पैनलबद्ध हैं, और 13 निजी कंपनियां हैं। 10 कंपनियां और हैं जो आ सकती हैं, उनका भी एक आध कंपनी को छोड़ के बाकियों का ऐसा कोई आपका रूरल एरिया में इतना प्रेजेंस नहीं है। उनको भी हमने आमंत्रित किया, अगर आप चाहें तो हम आपको भी पैनलबद्ध कर सकते हैं। उनको भी हमने सबको चिट्ठी लिखी है। जी, जी। तो कोशिश ये है कि जितनी कंपनियां इसमें आएं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है वो मिल करके काम करें, तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेनिफिट मिलता है किसान को, और उसको ऑप्शन भी मिलते हैं राज्यों को। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये कैसे और ज्यादा प्रभावी बनाई जा सकती है, इसके बारे में भी आगे और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत को यहां पर आगे बढ़ाएं उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिर्फ बीमा योजना नहीं बल्कि देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाने की भारत सरकार की एक सार्थक पहल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीट या अन्य बीमारियों से फसलों को होने वाले नुकसान से किसान को बचाने का एक अभियान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया सोच के तहत स्थापित ई गवर्नेंस सेवा इस योजना को चलाने में मदद कर रही है। खेती के कठिन कामों में व्यस्त दूर दराज इलाकों के किसानों की समस्या को देखते हुए अब बैंक, बीमा कंपनी और सहकारी समितियों के साथ जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के द्वार तक पहुंचा रहे हैं। देश के हर जिले, हर ब्लॉक और लगभग हर गांव में मौजूद जन सेवा केंद्र सबसे नजदीकी सरकारी सेवा केंद्र हैं, जहां किसान अपनी फसल का बीमा बिल्कुल मुफ्त करा सकते हैं। जन सेवा केंद्रों और ग्राम स्तर उद्यमियों की भूमिका इस तरह तैयार की गई है ताकि व्यापक स्तर पर किसान भी योजना के बारे में जाने और उसका लाभ उठा सकें। किसान ग्राम स्तर उद्यमियों से योजना के विषय में अलग-अलग जानकारियां ले सकते हैं। ग्राम स्तर उद्यमी अर्थात वीएलई की जिम्मेदारी है कि वे क्षेत्र के किसानों को योजना की विशेषताओं के बारे में शिक्षित करें। बीमा कंपनियों या राज्य सरकार द्वारा जारी योजना प्रचार सामग्री जन सेवा केंद्र परिसर में लगाएं। किसानों की सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज किसान के मोबाइल नंबर के साथ राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर वास्तविक समय में अपलोड करें। इसके अलावा वीएलई फसल बीमा लेने के बाद की सेवाओं जैसे दावों और शिकायतों के निवारण में किसानों की मदद करें। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए दौड़-भाग और लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़े। इसके अलावा जनसेवा केंद्रों का काम है ग्राम स्तर उद्यमियों के माध्यम से किसानों का नामांकन सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड जानकारी और दस्तावेजों की जांच करना। किसानों से ली गई प्रीमियम राशि को निर्धारित समय के अंदर सीएससी पोर्टल द्वारा बीमा कंपनी को भेजना। कट ऑफ तिथि के बाद 7 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड जानकारी और प्रीमियम राशि का दोबारा मिलान करना। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी जनसेवा केंद्र या अपने गांव के वीएलई से संपर्क कर प्रधानमंत्री फसल योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस योजना में नामांकन के लिए जन सेवा केंद्रों में अपने सही दस्तावेज देकर निश्चिंत हो सकते हैं। जन सेवा केंद्रों द्वारा दी जा रही सुविधाएं साबित कर रही हैं कि देश का किसान अब अकेला नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और सोच किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के गांव-गांव तक पहुंची योजनाएं। फसल बीमा पंजीकरण के लिए सीएससी जाएं। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर भूटानी, जैसे कि रिपोर्ट में हमने देखा कि ये जो जन सेवा केंद्र है ये एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। तो किस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जा रहा है, कैसे मजबूत किया जा रहा है ताकि जो किसान है उस तक सीधी पहुंच बन सके? जब हमने योजना शुरू की तब जो पुरानी योजनाओं में अगर आप अनुपात देखें तो करीब 94-95% किसान ऋणी थे और गैर ऋणी या नॉन लोनी फार्मर केवल 5 से 6% थे। जी। तो एक
बहुत सारे किसान जुड़ नहीं पाते थे योजना से कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बैंक जिन्होंने लोन नहीं लिया है वो कहाँ बीमा करवाएं, और जो लोग बैंक जाते थे काफी बैंकों में इतना एक एनकरेजिंग रिस्पांस उनको नहीं मिलता था कि आप बीमा करवाइए आइए। तो हमने एक विचार किया कोई हमको एक विकल्प खोजना पड़ेगा उन लोगों को कवर करने के लिए। तो हमने सामान्य सेवा केंद्र जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसका एक बड़ा एक नेटवर्क है, देश में 2.5 लाख सेंटर हैं, उनसे हमने विचार विमर्श किया, उनसे हमने एग्रीमेंट किया और उन सेंटर्स के द्वारा हमने फिर फसल बीमा का पंजीकरण शुरू किया किसानों के लिए जो गैर ऋणी किसान हैं। तो आज की तारीख में अगर आप देखें करीब 37% किसान जो जुड़ते हैं योजना से गैर ऋणी किसान हैं, और ज्यादातर किसान ये सब आपका कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा हमारे पास बीमा से जुड़ रहे हैं हमारे योजना के साथ। एसपी सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह से आंकते हैं? किसान के सामने जो हमेशा ये समस्या होती थी या उनकी शिकायत होती थी कि हमें तो जानकारी ही नहीं होती या बैंक जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, हम किस तरह से बीमा करवाएं, तो ये जो सीधी पहुंच बन रही है ये किस तरह से इस योजना को और प्रभावी बनाती है? मोनालिसा, देखिए ऐसा है कि किसानों का के लिए बीमा योजना सरकार लाई जरूर है, और अभी भूटानी सर ने भी कहा, ये बात बताई कि बैंक पहले रुचि नहीं लेते थे जी। वो रुचि न लेने के पीछे वजह है कि बैंक जितने भी कंपनियां हैं 18 कंपनियां जैसा बताया आपने, कि ऐसी कंपनियों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है जो गांव के लेवल पर किसान के लेवल पे जा सके। जैसे एक उदाहरण सिंपल सा है कि हम अपनी स्कूटर का, अपने बाइक का, अपने मोटरसाइकिल का, अपने कार का, अपनी घर का, मकान, दुकान, जिसका भी करते हैं बीमा, तो बीमा कंपनियां के एजेंट्स आते हैं जिनके थ्रू हम वो हमें कन्विंस करते हैं कि कौन सा बीमा लेना चाहिए, कौन नहीं लेना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और वो हमें एक तरह से अवेयर होते हैं, हम जागरूक होते हैं उसके। किसान इसके प्रति ये इसकी जो होनी चाहिए, जो जिस तरह की जागरूकता चलाई जानी चाहिए, जिस तरह का प्रचार होना चाहिए, जिस तरह का लोगों तक किसानों को ये बात की जानकारी देने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं अभी कम है। नंबर 1। दूसरा ये कि उन बैंकों के पास या सीएससी के पास ये स्टाफ नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और कंपनियां इसमें कितनी वो लेती तो हैं भाई 1.5%, 2% या 5% जो किसानों से लेती हैं, बाकी सरकारों से लेती हैं वो प्रीमियम का हिस्सा। लेकिन उन कंपनियों का क्या रोल है, सारी कंपनियों का क्या रोल है कि लोगों तक प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है या नहीं जा रहा है? जी जी। ये अभी कहीं ना कहीं हमें दिखता है। तो कृष्णवीर जी, आपको क्या लगता है कि जो किसानों के बीच जागरूकता है वो पहले से लेकर अब तक में कितनी बढ़ी है योजना को लेकर, और जो प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को जागरूक करने के, उसे आप कितना मानते हैं कि समुचित प्रयास है? देखिए, प्रयास शुरू तो किए हैं सरकार ने किसान सेवा केंद्र के माध्यम से जी, लेकिन जो प्रयास उन कंपनियों को करने चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। वो तो सिर्फ इसलिए बैठी हैं कि सरकार की मशीनरी जो है और वो सिस्टम जो है वो इंश्योरेंस का जो है हमारे लिए पूरी व्यवस्थाएं जो करें, उनका जो तरीका है, जो ग्रास रूट पे उनको काम करना चाहिए। ग्रामीण इकाई मानते हुए जब तक आप गांव को इकाई नहीं मानेंगे तब तक मजबूती नहीं आएगी योजना में, और तभी इसका फैलाव और बढ़ेगा। जानते हैं लोग, बात है, एक जो विश्वसनीयता है कंपनियों की वो बढ़ेगी, तभी जो किसान है वो बीमा लेने के लिए आगे आएंगे। तो इस विश्वसनीयता को किस तरह से बढ़ाया जाए डॉक्टर भूटानी? नहीं, 2 बातें हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि योजना स्वैच्छिक कर दी गई सब किसानों के लिए जी। अब घर में बैठने का समय चला गया है। अगर आपको बिजनेस लाना है तो किसान तक पहुंचना होगा जी, और नहीं तो नंबर कम होंगे, किसान जुड़ेंगे तभी जब वो जागरूक होंगे, उनको बताया जाएगा इसके फायदे क्या हैं योजना के। बिल्कुल। तो हमने क्या किया है कि योजना में का जो जितना भी बीमा की प्रीमियम राशि इकट्ठी होती है उसका आधा प्रतिशत हमने जागरूकता के लिए दिया है, और एक बड़े पैमाने पे रबी में भी अब एक प्रचार प्रसार चलाया जा रहा है। हमने कोविड के दौरान भी प्रचार प्रसार चलाया जी। इसको और बड़ा पैमाने पे चला रहे हैं, सब कंपनियों से मिलकर हमने एक संयुक्त कमेटी बनाई, इसके आधार पर बड़ा प्रचार प्रसार देश व्यापी चला रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस सीजन से, रबी सीजन से काफी बढ़ेगी जागरूकता। और कंपनियों को भी हमने आगाह किया कि आपको मेहनत जमीन पे अब करनी होगी। अगर आप देखें कि एक बड़ा एक डर था कि नंबर्स कम हो जाएंगे किसानों के, कि योजना स्वैच्छिक हो गई है, तो अगर वो प्रदेश छोड़ दें यहाँ पर जो योजना से बाहर हुए खरीफ 20 में, जो पिछले बार
भी थे और इस बार भी हैं योजना में, उनको अगर हम कंपेयर करें तो 3% की वृद्धि हुई है बीमित किसानों की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पिछले 4 सालों में जो रबी का जो बीमा है खासतौर पे उसके अनुभवों को जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो रबी के दौरान जो किसान है बीमा कराते हैं उनकी तादाद में क्या वृद्धि हुई है या कैसा रहा है परिणाम अब तक का, ये बताएं। जो पहले सीजन में काफी बड़े पैमाने पर किसान जुड़े योजना से जी, उसके बाद हमने पोर्टल बनाया। अब उसके सब जो कुछ त्रुटियां हैं जो दूर की जा रही हैं, मैं बोलता हूं कि मैं कहना चाहूंगा योजना को हम और स्टेबलाइज कर रहे हैं। पहले मैं अगर योजना से 10 बार बीमा करा लूं कोई पकड़ नहीं थी, अब हमने आधार लगा दिया तो हम देखने लगे किस आदमी के मल्टीपल बीमा हो रहे हैं। एक ही जमीन का 2 बार बीमा करवाना, उन सबको हमने लैंड इंटीग्रेशन करके पकड़ना शुरू किया। तो एक नंबर कहीं पर कम हो रहा है, बस योजना और स्टेबलाइज हो रही है, अच्छा उसका कार्यान्वयन अच्छा हो रहा है, मैं ये बोलना चाहूंगा। और मजबूत है, किसान अपने आप अब जुड़ेंगे। अब योजना सबके लिए वॉलंटरी है, कोई भी इससे मैंडेटरी तरीके से या जबरदस्ती जुड़ नहीं रहा योजना के साथ। तो कैसे नंबर अगले सालों में आते हैं उस अपने आप पता चलेगा योजना कैसी चल रही है। जी एसपी सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव क्या कहता है, बीते सालों के मुकाबले जो रबी फसलों का बीमा है उसका अनुभव क्या है? देखिए मोनालिसा, रबी फसल जहाँ सबसे ज्यादा की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। जी, गेहूं जहाँ होता है, पैदा होता है, वो सबसे बड़ा स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स ज़्यादा प्रमुखता से लिए जा सकते हैं नाम। इन स्टेट्स में पंजाब किसी भी तरह से इसमें हिस्सा नहीं लेता। जैसा अभी भूटानी साहब ने पहले हमें बातचीत में बताया था कि 1985 से जब से इसका शुरू हुआ फसल बीमा योजना का, ये उसमें हिस्सा ही नहीं लेता, न जाने क्यों। क्योंकि 100% उसकी वजह हमें जो लगता है वही बताएंगे, करेक्ट करेंगे भूटानी सर। लेकिन उसमें जो 100% वहाँ की सिंचित जमीन है, और लेकिन 100% सिंचित जमीन हरियाणा की भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी है। हरियाणा पूरी तरह हिस्सा लेता है, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी कम हिस्सा लेते हैं, खासतौर से रबी की फसलों में। गन्ना एक बड़ी फसल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसमें जो बाहर कर दी गई है, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर करके वहाँ के जो शुगर के किसान हैं, शुगर केन किसान हैं, उन्होंने उससे अपने को बाहर करा लिया है कि नहीं वो हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये 11 महीने 12 महीने की फसल होती है और इसमें रिस्क नहीं होता है, कोई रिस्क नहीं है, इसलिए वो बाहर कर दिए गए। लेकिन बाकी देश के तमाम और हिस्सों में जो रबी की खेती होती है उसमें इसका लोग हिस्सा लेते हैं। और सबसे अच्छी बात इस बीमा योजना की यह है कि ऋणी जो ऋण लेते हैं बैंक से, उनके अलावा जो गैर ऋणी किसान हैं वो अब आगे बढ़कर खुद जाकर ले रहे हैं हिस्सा। और जो CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे जाके खुद कहते हैं कि नहीं हमें 1.5% 2% जो भी है हमारा काटा जाए, पैसा देते हैं, कैश देते हैं या बैंक के थ्रू देते हैं, और वो कराने लगे हैं। ये एक अच्छा संकेत है, खासतौर से रबी फसलों में और उन किसानों के लिए जो बैंक से ऋण नहीं लेते हैं। हालांकि सरकार ने ऋण लेने वाले किसानों को भी इस बात की छूट दे दी है, वो चाहे तो लें चाहे तो न लें, उनको फिर भी वो इस बीमा योजना में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ काफी बदलाव हुए हैं इस बीमा योजना में, और उनके परिणाम किस तरह के सामने आ रहे हैं इसके बारे में भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में, और बातचीत को यहां पर हम आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। ऋणी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों पर अल्पकालिक फसली ऋण किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा प्राप्त करने वाले ऋणी किसान फसल बीमा योजना के नामांकन कट ऑफ की तारीख से कम 1 सप्ताह पहले संबंधित बैंक शाखाओं में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करके योजना के दायरे से बाहर हो सकते हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भूटानी, अब ये जो SLBC है इसकी भूमिका के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो बीमा योजना है उसको प्रभावी बनाने में इनकी भूमिका काम आ रही है। देखिए,
देखिए जो योजना है ज्यादातर किसान बैंकों द्वारा ही जुड़ते हैं जो योजना से। आज भी योजना में 63% किसान बैंकों द्वारा ही जुड़ रहे हैं और बैंकों का बड़ा एक रोल है इस फसल बीमा में, क्योंकि कंपनियां किसान का मुख नहीं देखती हैं। बैंक के पास ही किसान आता है, अपना ऋण लेता है, वहां से बीमा करवाता है। तो जितने भी स्टेट लेवल पे, एक राज्य स्तर पे एक बैंकर्स कमेटी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, उनका वो विचार विमर्श करते हैं क्या तकलीफें आ रही हैं, किस ब्रांच में डाटा एंट्री में प्रॉब्लम है, कहाँ पर किसानों की लंबी लाइन है, कुछ और तकलीफ है, कुछ सुझाव देते हैं। हम उनसे जुड़ते हैं, सारे जितने भी आज तरह की कमेटी हैं ऐसी, उनसे हम जुड़ते हैं, उनसे हम विमर्श करते हैं, उनसे राय लेते हैं, उनसे इनपुट लेते हैं, जिससे कि हम क्या बदलाव करने हैं या क्या हमको कुछ ढील करनी है या कुछ तारीखों में बदलाव करना है, जिससे कि सब किसान योजना से जुड़ सकें। एक बड़ा अहम रोल है बैंकों का और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी वो रोल अदा करती है राज्यों में। जी कृष्णवीर जी, आप इस योजना के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे डॉक्टर भूटानी से, ताकि जो और किसान हैं वो भी, उन्हें भी जानकारी मिले और इस योजना का वो लाभ ले सकें? भूटानी जी, इसमें किसानों के मन में लोगों के द्वारा शंकाएं पैदा की जाती हैं कि अगर कुछ हो जाता है, आपको नुकसान हो जाएगा, तो आपको समय पर जो है उसका भुगतान नहीं होगा। एक तो ये परेशानियां रही भी हैं। दूसरा ये है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर कि सरकार जो पैसा दे रही है वो किसानों को नहीं मिल रहा है, बहुत थोड़ा सा पैसा किसानों को मिलता है। तो मैं ये चाहता हूं कार्यक्रम के माध्यम से कि आप ये बताएं कि अब तक जो चलिए पिछले 3 वर्षों में जो भुगतान किस्तों का उनका जो किया गया है अब तक का, इसका कुल वो कितने प्रतिशत पैसा किसानों को अदा किया गया, कितना प्रतिशत कंपनियों को गया है? अच्छा, अगर हम देखें किसानों को इसका लाभ कैसे मिलता है, जो व्यापक हमारी जो आपदाएं हैं, सूखा पड़ गया, बरसात हो गई या कुछ कीट से प्रभाव से फसलें नष्ट हुई या बेमौसम बरसात से नष्ट हुई फसलें, वो उनके आकलन हम करते हैं फसल कटाई प्रयोग से। फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े राज्य सरकार उसका आकलन करती है, प्रयोग करवाती है, उसके आंकड़े कंपनी को देती है, उसके आधार पर क्लेम का निर्धारण होता है और भुगतान होता है। किसान को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस योजना में कुछ स्थानीय आपदाएं हैं जो पूरे गांव या पूरे ब्लॉक या तहसील या ताल्लुक को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, जैसे कि ओलावृष्टि है, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं चक्रवात हो गया या कहीं एकदम से नेचुरल लाइटिंग की वजह से नुकसान हो गया, कुछ खेतों में प्रभाव पड़ता है। उन ऐसे के जो हमारे आपदाएं हैं उसमें किसान को सूचना देनी पड़ती है कंपनी को 72 घंटे के अंदर, और सूचना वो किसी को भी दे सकता है, अपने स्थानीय कृषि का जो अधिकारी है उसको दे सकता है, बैंक को दे सकता है, कंपनी के टोल फ्री नंबर पे दे सकता है, हमारे पोर्टल पे दे सकता है, कंपनी के पोर्टल पे दे सकता है, कई सारे विकल्प उसके पास हैं। और अब हमने एक ऐप का भी निर्माण किया है, उस ऐप के द्वारा भी खुद भी सूचना दे सकता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अभी हम एक सेंट्रलाइज टोल फ्री नंबर बना रहे हैं, सारी कंपनी का एक नंबर होगा पूरे देश में, जैसे कि नंबरों में कौन सा नंबर है उसका तकलीफ नहीं होगी, पिछले अगले 3 महीने में चालू हो जाएगा और उसकी हम सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करेंगे। खाली उसको एक वहां फोन करना है और अपना सूचना दे देनी है, सफिशिएंट लाइन रहेंगी, वो बता सकता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये आई कि साहब कंपनियां पैसा बना रही हैं, ये योजना कंपनियों के लिए लाई गई है सरकार द्वारा, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कई बार ये मीडिया में या पब्लिक डोमेन में आता है कि साहब कंपनियां फायदा कर रही हैं, वो आंकड़े अधूरे आंकड़ों के आधार पर ऐसी बात निकल के आती है। मेरे को याद है कि खरीफ 17 में बात निकल के आई कि साहब केवल 60% का क्लेम रेशियो है, 40% कंपनियों की जेबों में चला गया पैसा। अगर आज हम खरीफ 17 के आंकड़े देखें तो उसके आंकड़े 97%। समय से अब भुगतान कब होता है? जब आंकड़े दे दिए जाते हैं, उसके बाद प्रीमियम सब्सिडी राज्यों का राज्यांश आ जाता है, उसके बाद भुगतान होता है। तो क्लेम में कई बार देरी होती है, धीरे धीरे क्लेम पे होते रहते हैं कुछ राज्यों में। तो अगर हम 3 साल के पूरे आंकड़े देखें, पहले 3 सालों के, अब चौथा साल कंप्लीट हो रहा है, रबी के आंकड़े भी नहीं आए हैं, तो 3 साल के आंकड़े देखना ही ठीक होगा। तो अगर 100 रुपए का प्रीमियम, पूरा किसान का प्रीमियम, राज्यांश और केंद्रांश मिला के जो प्रीमियम, सकल प्रीमियम है, कुल प्रीमियम जो है, उसको अगर हम देखें, अगर 100 रुपए का प्रीमियम कंपनी को दिया गया है तो 89 रुपीस का भुगतान क्लेम द्वारा कंपनियों ने किया है पूरे
अगर देश पे हम कंट्री लेवल पे इसको देखें, और ये बात हम ध्यान रखें कि कंपनियों का खर्चा 3-4% खर्चा उनका प्रशासनिक व्यय होता है उनका, और 7-8% उनको जो रीइंश्योरेंस लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से उस पर खर्चा आता है। 10 से 12% का खर्चा है। तो अगर राष्ट्र स्तर पर देखें तो कंपनियां ब्रेक इवन करें 1-2% का फर्क हो सकता है। तो पहले 3 साल के अगर आंकड़े देखें तो एक बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है, गुमराह किया जा रहा है कि कंपनियां पैसा बना रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भुगतान में देरी होती है कई बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी कई वजह भी यहाँ पर आपने बताई है डॉक्टर भूटानी। तो एसपी सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो तमाम प्रक्रिया है जिसमें कई बार भुगतान में देरी होती है, चाहे वो राज्यों का लाभांश न आने या देर से आने की वजह से हो, या कि ये जो आकलन की प्रक्रिया है वो भी थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की संभावना आपको इसमें नजर आती है? देखिए, कंपनियां और किसान के बीच सीधा ताल्लुकात नहीं होते, कोई एक दूसरे को देखता नहीं है कौन कहाँ है जी। बीच में एक कड़ी है बैंक या बैंक की शाखा, जो दोनों के बीच कड़ी का काम करता है जी। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, बैंकों के पास इतना ऑलरेडी पहले से ही इतना लोड रहता है कि वो इनके बारे में जो फीडबैक देते हैं कंपनियों को, वो तो देते ही होंगे, हो सकता है उनका चार्ज मिलता होगा, लेकिन वो किसानों को कितनी जानकारी देते हैं और किसानों को कितना हेल्प करते हैं, इसकी संभावना, ये एक संकट, बहुत खराब सी स्थिति है जी। अगर मेरा एक सुझाव है कि अगर इन बैंकों के शाखाओं में इन कंपनियों के कम से कम एक प्रतिनिधि, अगर एक प्रतिनिधि नियुक्त हो जिसके यहाँ सीधे जाकर, या बैंक का कोई एक अधिकारी हो या कर्मचारी हो जो डेडिकेटेड सिर्फ इस बात के लिए कि जब आपदा आती है 3 महीने 6 महीने जो भी क्लेम का पीरियड होता है, उस दौरान कोई भी किसान जाके सीधे उससे बात कर सके, ये व्यवस्था अगर कर दी जाए तो हमें लगता है कि किसानों की मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि मुश्किलें वाकई बहुत ज्यादा हैं। उनकी एक तो वो आपदा से ग्रसित होते हैं, परेशान होते हैं, फाइनेंशियली परेशान होते हैं, उनका पैसा कहाँ मिलेगा? उनको लगता है हमने बैंक को पैसा दिया, बैंक हमें पैसा देगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर भूटानी, इस सुझाव को आप किस तरह से देख रहे हैं और कैसे जो प्रक्रिया है उसको और सरल बनाने के बारे में क्या विचार किया जा रहा है? देखिए, बात सुझाव बहुत अच्छा है, और एक बात उठती रही है किसानों द्वारा कि हम किसके पास जाएं, क्या विकल्प हमारे पास है। बात सही है। अगर आप देखें, देश में जब किसान बीमा करवाता है, जो हमारे पोर्टल पे एंट्री होती है डेटा की, 1,70,000 बैंक ब्रांचेस से एंट्री होती है देश में। एक बहुत व्यापक स्तर पर बहुत सारी शाखाएं यहाँ से एंटर होती है। अभी हमें कंपनियों को ये बाध्य किया है कि ब्लॉक स्तर पे अपना ऑफिस खोलें, अपना प्रतिनिधि रखें। बात सही है कि बैंक ब्रांच स्तर पे एक, या तो बैंक का नोडल अधिकारी हो या कंपनी का नोडल अधिकारी, उसके अपने एक्स्ट्रा खर्चे हैं, प्रीमियम पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बात सही है। हम टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। मैं उम्मीद है अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम, जिससे कि हमारा किसान डायरेक्टली बात कर सके, उस तरह का अभी हम कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही हम सक्सेसफुल होंगे, ये मेरे को उम्मीद है। बट बात सही है, हमको किसान तक कैसे पहुंचे, टेक्नोलॉजी व्यवहार करें, आदमी खड़ा करें, जिससे कि किसान की जो खुद छोटी छोटी परेशानियां हैं, सवाल हैं, उसका हम जवाब दे सकें। हमारा, मैंने बताया कि हम एक कॉमन एक किसान कॉल सेंटर एक व्यापक खड़ा कर रहे हैं, उससे भी काफी मदद किसानों को मिलेगी। बिल्कुल। कृष्णवीर जी, इस योजना को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं तो कुछ आशंकाएं, सवाल भी है, और उन्हीं में से एक है कि किसान ये भी समझता है कि हमने बीमा के लिए अगर प्रीमियम दिया है तो हर हाल में हमें पैसा वापस ही चाहिए, जबकि बहुत ही साधारण सी बात है कि अगर फसल का नुकसान न हुआ हो तो फिर भुगतान कैसा। तो इस तरह से आपको लगता है कि ये जो भ्रांतियां और ये जो आशंकाएं बनी हुई है, ये एक चुनौती है इस योजना को और लोकप्रिय बनाने के बीच में? देखिए, ये तो किसान जानता है, जब नुकसान नहीं होगा तो प्रीमियम उस बात के लिए किसान ने दिया है, नुकसान हो तो उसको मदद करेगी ये योजना। इसलिए नहीं वो उसने प्रीमियम दिया किसान ने कि नुकसान नहीं होगा और फिर भी मुझे इंश्योरेंस चाहिए। मैंने यही पहले भी कहा है भूटानी साहब से कि भूटानी साहब, इसमें जब तक स्थानीय स्तर पर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं लागू किया जाएगा जिससे किसान और कंपनी के बीच में संपर्क जो है, सीधा संपर्क चाहिए। टेक्नोलॉजी से सब कुछ हो रहा है, ये सही बात है कि अब तक 3 साल हो गए, 4था साल चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होके चल रहा है। और जो किसान सेवा केंद्र में आपने सर्विस रखी हुई है, नोडल अधिकारी जो है इसके लिए अलग से रखेंगे, पूरी चीजों को समझाएंगे, तो योजना बहुत
सफल है, बहुत अच्छी है, कारगर है और किसानों के हित में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश का 86% गरीब किसान है, उसको बचाने के लिए इस योजना के सबसे बड़ी जरूरत है। एक निवेदन मेरा है इंश्योरेंस कंपनियों से और प्रदेश सरकारों से कि यदि फसल का नुकसान खरीफ में हो रहा है तो रबी की बुआई कहां से करे। सबसे बड़ी दिक्कत यह कोई कंपेंसेशन का टाइम बाउंड प्लान इस योजना में रखना पड़ेगा। जब तक आप समय निश्चित नहीं करेंगे उसको बीमा राशि देने का नुकसान का, तब तक इसमें समस्याएं किसानों के लिए, जो गरीब किसान है वो ग्रसित रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही वाजिब बात कही है आपने। और एसपी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह की चुनौतियां इस योजना के सामने अभी भी है? हालांकि हमने देखा है कि किस तरह से लगातार योजना को और बेहतर बनाने की कोशिशें की गई है, समय समय पर उसमें बदलाव भी किए गए हैं। इस व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जाए? क्या है कि किसान बीमा कंपनियां एक तरह के जो रक्षा कवच देती हैं, सुरक्षा कवच देती हैं कि उनका नुकसान होगा तो उनको भरपाई कंपनियां कर देगी या सरकार कर देगी जी। अब किसान का अगर नुकसान होता है तो वो, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, उस बात को दोहराना चाहूंगा कि किसान को इस बात का एक तो भरोसा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जब यह लॉन्च हुई थी योजना, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर आधा से एक निश्चित राशि किसान के अकाउंट में पहुंच जाएगी। इसके बाद हो सकता है कि लेट लतीफ होने पर, लेकिन हो नहीं रहा है। हो ये रहा है कि केंद्र अपना अंश दे देता है, अपना हिस्सा जो होता है वो दे देता है प्रीमियम का। राज्य सरकारों की ओर से अगर प्रीमियम नहीं आता है तो ऐसे में मुश्किल ये आती है कि वो पूरी की पूरी योजना, पूरा सिस्टम एक तरह से होल्ड हो जाता है, काम उस पर होता ही नहीं है। लेकिन किसान का तो नुकसान हुआ, उसे तत्काल पैसा चाहिए, क्योंकि खरीफ के बाद उसे रबी की बुआई करना है, रबी के बाद उसे खरीफ की बुआई करना, उसे हर एक के बाद स्टेप टू स्टेप उसे काम करना चाहिए। एक फसल का अगर पैसा उसका कहीं फंस गया तो अगली फसल उसके प्रभावित होने लगती है, उसके कामकाज से प्रभावित होने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये इस मुश्किल को कैसे हल किया जाए, सरकार हमें लगता है इस दिशा में सोच भी रही होगी। भूटानी जी इसका बेहतर जवाब भी देंगे कि कितने दिन में भुगतान हो जाना चाहिए, और अगर भुगतान में देरी होती है तो उन कंपनियों पे या स्टेट गवर्नमेंट पे क्या कोई पेनाल्टी का भी प्रावधान है? बिल्कुल। तो सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर भूटानी, मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगी कि चलते चलते आप एक बार फिर से प्रोत्साहित करें हमारे किसानों को, खासतौर पर रबी फसलों के लिए। ये इसी जो महीना है, दिसंबर का महीना, इतना ही वक्त उनके पास है कि वो इस योजना से जुड़ सकते हैं। ऐसे में कौन सी सावधानियां उन्हें भी अपनी तरफ से बरतनी चाहिए? कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें। जैसा कि सिंह साहब ने कहा कि एक बड़ी चुनौती है योजना के सामने कि समय से किसान को कैसे क्लेम का भुगतान किया जाए, और किसान को मतलब नहीं क्यों नहीं भुगतान हो रहा है, उसको ये पता है कि भुगतान नहीं हुआ। अब कारण क्या है? दो बड़े कारण हैं। एक तो जैसे कि आपने फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े देने में देरी की जी, या आपने अपना राज्यांश रिलीज करने में देरी की। दो बड़े अगर कारण हों। तीसरा कंपनी लेवल पे कारण है, वो छोटा कारण है, वो भी है। राज्यों को फसल कटाई प्रयोग खत्म होने के 1 महीने के अंदर आंकड़े देने हैं कंपनी को, और कंपनी को उसके बाद 21 दिन के अंदर भुगतान करना है। ये हमारी जो हमारे गाइडलाइंस ये कहती हैं। अब हमने नियम कर दिया है कि अभी जो हमने व्यापक बदलाव किए हैं योजना में फरवरी 2020 में, कि अगर राज्य 2 महीने के अंदर आंकड़े नहीं देते हैं तो टेक्नोलॉजी के आधार पर आंकड़े बना के, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी सुविधा है उसके आधार पर हम क्लेम कैलकुलेशन हम कर देंगे और हम कंपनी से भुगतान करवा देंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर राज्य देरी करते हैं अपना राज्यांश देने में, उसके ऊपर भी पेनल्टी का तो प्रावधान है ही है, कंपनी के ऊपर भी है। कंपनी अगर देने में देर करती है क्लेम, अगर उसको राज्यांश मिल गया है, आंकड़े मिल गए हैं, फिर भी देरी करती है 21 दिन से ज़्यादा, उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। और कई राज्यों में करीब, मैं बोलूँगा करीब मिला के 50-60 करोड़ के आसपास का पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज भी की गई है। अगर आप विश्वास करेंगे, कुछ राज्यों में करीब 18 करोड़ पे बैंकों में पेनल्टी इम्पोज की है कि आपने भुगतान किया, आप किसान का भुगतान आप करें, 18 करोड़ का भुगतान बैंकों ने किया कि जो आंकड़े समय से कंपनी को नहीं भेजे थे और वो बीमित नहीं हो पाए किसान। तो समय सब इससे प्रभाव ये पड़ा है कि अब सब सचेत हो गए और जो काम में खाली कोताही हो बरतते थे या देखी गई थी वो अब नहीं हो रही है। बट हाँ, एक चैलेंज रह गया है हमारे पास, कैसे राज्यों से समय से राज्यांश भुगतान करवाएं जिससे कि किसानों को समय से मिल सके। उस पर काफी सारे विकल्पों पे विचार चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि राज्यों को एक हमने अभी योजना में जो लिखा है अपनी व्यापक जो हमने बदलाव किए हैं कि आप इसका योजना का अगले सीजन में कार्यान्वयन कर ही नहीं सकते अगर आप समय से एक समय के बाद भुगतान नहीं करते हैं अपने राज्यांश का। और भी विकल्पों में विचार चल रहा है। और जैसा आपने कहा कि खरीफ की बुआई चल रही है, किसानों पर थोड़ा समय भी और है, इस महीने का समय और है 31 दिसंबर तक। आप
आगे आएं, योजना से जुड़ें। हमारा प्रसार प्रचार आप तक पहुंच जाएगा अगले 10 दिन के अंदर। आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको पैम्फलेट, ब्रोशर या कहीं आपको रेडियो पे, टीवी पे कहीं ना कहीं इसके बारे में सूचना मिलेगी, अखबार में मिलेगी। इसको पढ़ें, देखें, और हमारा वेबसाइट है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी ब्रोशर के आधार पर, उससे जुड़ें। और एक योजना अच्छी योजना है, आपको एक कवच प्रदान करती है, नुकसान होने पे आपकी पूरी भरपाई करती है। कृपया, और बेमौसम बरसात जैसे बताया या ओलावृष्टि से नुकसान होता है, काफी व्यापक नुकसान कई राज्यों में हुआ है जहां पहले नहीं होता था। ये भी मौसम के बदलाव की वजह से देखा गया, ज्यादा देखा जा रहा है, उसकी भी सिवियरिटी बढ़ रही है। तो जरूर जुड़ें, और मेरी उम्मीद है कि आपसे जुड़ेंगे। और कोई आपको परेशानी हो तो हमको लिखें या हमसे बात करें, हम जरूर आपका की शिकायत का या सुझाव का हम को वेलकम करते हैं और शिकायत का निवारण करेंगे। बिल्कुल। तो ये था रबी फसलों के बीमा विषय पर हमारा आज का विचार विमर्श कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिली है। हमें उम्मीद है कि जो आशंकाएं इस योजना से जुड़ी हुई होगी वो जरूर दूर हुई होगी। इसके साथ ही इसके जो फायदे हैं उसे आपने जाना, और सरकार किस तरह से इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है ये भी आपने जाना। तो ऐसे में रबी फसलों का जो बीमा है वो आप जरूर कराएं। 31 दिसंबर तक का समय आपके पास है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विचार विमर्श कार्यक्रम में आज बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।